सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग का तीसरा वीडियो है। इसमें वही हम लोग रीडिंग एंड ओपनिंग फाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और पिछली वाली वीडियो में कोड स्निपेट 5 तक के देखे थे। तो कोड स्निपेट 6 देखते हैं अभी। डिस्प्लेइंग द साइज ऑफ अ फाइल आफ्टर रिमूविंग EOL कैरेक्टर्स एंड लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस एंड ब्लैंक लाइंस। यानी कि इसमें सिर्फ हम लोग कैरेक्टर्स को लेके फाइल का साइज देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फाइल हैंडल बना लेंगे। फिर स्ट्रिंग 1 को हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे एक वाइट स्पेस से, और साइज इक्वल्स टू 0, टी साइज इक्वल्स टू 0। ये दो वेरिएबल्स ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं क्या क्या यूज आता है उसमें। वाइल str1, यानी कि str1 में जब तक कि फाइल्स रहेंगी तब तक के, मतलब कुछ कैरेक्टर रहेगा तब तक के। str1 में पहले रीड लाइन करेंगे, पहली वाली लाइन रीड करेंगे। फिर टी साइज को लेंथ ऑफ str1 से इंक्रीज कर देंगे। फिर साइज को पूरा, मतलब जो कैरेक्टर्स छोड़ के, यानी कि बैकस्लैश एन और वाइट स्पेसेस को छोड़ के जो हमारा लेंथ रहेगा उसको साइज में ऐड करेंगे। फिर ये पूरा लूप इसके लिए है। फिर प्रिंट करेंगे साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग ऑल EOL कैरेक्टर्स एंड ब्लैंक लाइंस, यानी कि सिर्फ जो कैरेक्टर्स जो पढ़ने वाले कैरेक्टर्स हैं वो रहेंगे। ब्लैंक लाइंस और EOL और जो वाइट स्पेसेस हैं वो सबको हटा देंगे। ठीक है। फिर टोटल साइज देखेंगे हम लोग फाइल का, और उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। तो साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग ऑल EOL कैरेक्टर्स एंड ब्लैंक लाइंस 360, और टोटल साइज है फाइल का 387। ठीक है, ये हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। All the above code fragments read the contents from a file in a string. However, if you use read lines, notice S in the end of the function. Then the contents are read in a list. Go through next code fragment, यानी कि कोड लाइन्स, यानी कि कोड लाइन्स मल्टीपल लाइन्स ले रहे हैं अपन। ठीक है, रीड लाइन और रीड लाइन्स फंक्शंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट स्निपेट में आते हैं, रीडिंग द कंप्लीट फाइल इन अ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रीड लाइन्स फंक्शन यूज़ करेंगे। माई फाइल हम लोग फाइल हैंडल बनाएंगे और उसके बाद सीधे से पूरी फाइल को रीड कर देंगे रीड लाइन्स मेथड के मदद से, और उसके बाद उसको प्रिंट करके फाइल को क्लोज कर देंगे। Now carefully look at the output. The read lines has read the entire file in a list of strings where each line is stored as one string. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो फाइल है वो रीड हो गया है, और एक एक स्ट्रिंग में एक एक लाइन है, और जो इंटायर जो पूरा इसका सीक्वेंस है वो एक लिस्ट है। ठीक है, एक हम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइज ऑफ अ फाइल इन बाइट्स। फाइल का साइज बताना है बाइट्स में, तो फाइल खोल देंगे और फाइल को पूरा रीड करेंगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, और उसका लेंथ हम लोग लेंथ मेथड से जानेंगे, और उसके बाद में उसको प्रिंट कर देंगे। बस इतना ही सा सिंपल सा प्रोग्राम है, एक आध बार आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, मतलब जो प्री बोर्ड वगैरह है उसमें आ सकता है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन्स इन द फाइल। तो यहाँ पे हम लोग को लाइन कितने लाइन्स है वो बताना है। तो सबसे पहले फाइल हैंडल खोल लेंगे, फिर रीड लाइन्स फंक्शन यूज़ करेंगे, और लाइन काउंट जो है वो इस लिस्ट का जो लेंथ है उससे पता चलेगा हम लोग को, और फिर उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे। अब रीडिंग वाला पार्ट ख़त्म हो रहा है, अभी हम लोग राइटिंग करेंगे फाइल्स में। आफ्टर वर्किंग विथ फाइल रीडिंग फंक्शंस, लेट अस टॉक अबाउट द राइटिंग फंक्शंस ऑफ फॉर द डेटा फाइल अवेलेबल इन पाइथन।
Like reading functions, the writing functions also work on open files, that is the files that are opened and linked via file object और file handle. यानी कि राइट करने के लिए भी आपके पास जो फाइल है वो ओपन होनी चाहिए और फाइल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होनी चाहिए. तो यहाँ पे दो फंक्शंस है हमारे पास, राइट और राइट लाइन्स. तो दोनों का सिंटेक्स लगभग सेम सही है, बस आर्ग्यूमेंट जो हम लोग पास कराते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, तो फाइल हैंडल डॉट राइट और इसमें आर्ग्यूमेंट देते हैं हम लोग एक स्ट्रिंग, और दूसरा राइट लाइन्स के लिए फाइल हैंडल डॉट राइट लाइन्स, और उसके अंदर में हम लोग एक लिस्ट देते हैं जिसमें स्ट्रिंग आइटम्स होते हैं. द फाइल हैंडल इन अबव सिंटैक्स इज द फाइल ऑब्जेक्ट होल्डिंग द ओपन फाइल्स रेफरेंस. यानी कि ओपन फाइल ऑब्जेक्ट है, यानी कि रेफरेंस जो हम लोग पढ़े हैं ना शुरू में वही है. अपेंडिंग अ फाइल, ठीक है, इसमें अपेंड करेंगे डेटा को अपने फाइल में. When you open a file in W or write mode, Python overwrites an existing file or creates a non-existing file. That means for an existing file with the same name, the earlier data gets lost. If, however, you want to write into the file while retaining the old data, then you should open the file in A mode or append mode. A file opened in append mode retains its previous data while allowing you to add newer data into. You can also add a plus symbol with read mode with file read mode to facilitate reading as well as writing. तो जब हम लोग राइट मोड में खोलते हैं ना तो पाइथन उसको ओवरराइट कर देता है, मतलब जो पहले का डेटा है उसको ओवरराइट कर देता है, वो सबको डिलीट करता है और आपका जो डेटा है उसको लिखता है. अगर आप चाहते हो कि वो पहले वाला डेटा भी रहे और जो आप डेटा दे रहे हो वो भी रहे, तो आपको फाइल को अपेंड मोड में यानी कि ए मोड में ओपन करना पड़ेगा. और इसमें क्या होगा कि पहले वाला डेटा रहेगा और उसके बाद में आप जो डेटा दोगे वो ऐड होता जाएगा. और या तो फिर आप ए प्लस मोड खोल सकते हो, उसमें आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो. दैट मीन्स इन पाइथन writing in files can take place in the following forms: in an existing file while retaining its content, if the file has been opened in append mode to retain the old content, if the file has been opened in R plus or A plus modes to facilitate reading as well as writing. तो अगर कोई existing फाइल है तो उसको हम लोग A मोड में खोल सकते हैं, इसमें append होगा और जो पहले का कंटेंट है वो डिलीट नहीं होगा, या फिर R प्लस और A प्लस में, ताकि हम लोग रीड और राइट दोनों कर सकें. टू क्रिएट अ न्यू फाइल और टू राइट ऑन एन एग्जिस्टिंग फाइल आफ्टर ट्रंकेटिंग और ओवरराइटिंग इट्स ओल्ड कंटेंट. यानी कि हम लोग को नया फाइल बनाना है या फिर जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको उसके डेटा को डिलीट करके उस पर ओवरराइट करना है. तो हम लोग को इफ़ द फाइल हैज़ बीन ओपनड इन राइट ओनली मोड, तो हम लोग को राइट ओनली मोड में खोलना पड़ेगा, और या तो फिर W प्लस मोड में करना पड़ेगा रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए. मेक श्योर टू यूज़ क्लोज फंक्शन ऑन फाइल ऑब्जेक्ट आफ्टर यू हैव फिनिश्ड राइटिंग, एज समटाइम्स द कंटेंट रिमेन्स इन मेमोरी बफर, एंड टू फोर्स राइट द कंटेंट ऑन अ फाइल and closing the link file handle from file close is used. तो आपको फाइल ऑब्जेक्ट में काम होने के बाद में फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो कंटेंट है वो मेमोरी बफर में रह जाता है और आपको मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं. ठीक है, तो आगे का कोड स्निपेट देखते हैं. इसमें क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा, एक फाइल बनानी है हम लोग को जिसमें कुछ डेटा डालना है हम लोग को. फाइल आउट करके एक हम लोग फाइल हैंडल बना रहे हैं और एक फॉर लूप चला रहे हैं जो 5 बार चलेगा. इसमें हम लोग 5 स्टूडेंट का नेम लेंगे और उसके बाद में उसको हमारे फाइल में राइट करेंगे और फिर फाइल को बंद कर देंगे. ठीक है, नाउ यू कैन सी द फाइल क्रिएटेड इन द सेम फोल्डर where this Python script or program is saved.
However, if you want to create the file in specific folder, then you must specify the file path as per the guidelines discussed earlier. तो ये जो फाइल है, जो प्रोग्राम फाइल, सॉरी, जो फाइल हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ये उसी सेम फोल्डर में होगा जिसमें ये प्रोग्राम जो है बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग को ऐसा फाइल दूसरे फोल्डर में चाहिए तो आपको पहले से बताना पड़ेगा वो सिस्टम पाथ को, ठीक है। ऑल्सो यू कैन ओपन द क्रिएटेड फाइल student.dat इन नोटपैड टू सी इट्स कंटेंट्स। तो आपको देखना है कि इसमें क्या कंटेंट है, तो देख सकते हो उसको खोल के। The data you entered is part of the file, but notice that write does not add a new line character on its own। तो इसमें क्या होगा कि न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आएगा, आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे \n ऐसा कुछ डालना पड़ेगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है, carefully look at figure 5.3 that is showing contents of file created through write. It is clear from the file contents that write function does not add any extra character like new line character after every write operation. Thus, to group the contents you are writing in file line wise, make sure to write new line characters on your own as depicted in code snippet 9। तो जैसा हम लोग देखें कि राइट फंक्शन खुद से न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं करता है, तो आपको खुद से देखना डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वाला स्निपेट देखते हैं, इसमें क्या बताता है। क्रिएटिंग अ फाइल टू होल्ड सम डेटा सेपरेटेड एज लाइंस। तो लगभग वैसे ही सेम चीज़ है, बस ये यहाँ पे एक लाइन ऐड हुई है जिसमें हम लोग \n इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हर एक नए लाइन में ऐड हुआ है, ठीक है। कोड स्निपेट 10, क्रिएटिंग अ फाइल विद सम नेम्स सेपरेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग राइट फंक्शन। अब यहाँ पे राइट फंक्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे राइट लाइन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विच राइट्स द कंटेंट ऑफ फाइल ऑफ अ लिस्ट टू अ फाइल। यहाँ पे हम लोग लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल हैंडल तो खोल ही रहे हैं, फिर एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं, फिर फॉर लूप चला के यहाँ पे जो है नेम्स को एंटर करके, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है हम लोग ऐड करके मतलब कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं \n से, और इसको फिर एक जो हमारा लिस्ट है ना उसमें अपेंड करा रहे हैं, और फिर उस लिस्ट को राइट करेंगे फाइल में और फाइल को क्लोज कर देंगे। और सेम हम लोग का जैसे पिछले वाले कोड स्निपेट में हम लोग किए थे वैसे ही एंटर होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम 5.3 आ रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू गेट रोल नंबर्स, नेम एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स of a class, get from the user and store these details in a file called marks.det। तो आपको इस फाइल में रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो है एंटर करवाना है। तो सबसे पहले काउंट ले रहे हैं कि कितने बार हम लोग को, यानी कि कितने स्टूडेंट्स का हम लोग एंटर करवा रहे हैं। फिर फाइल हैंडल बनाए, फिर फॉर लूप को उतने ही बार चलाएंगे जितने बार ये काउंट का वैल्यू होगा। फिर प्रिंट द नंबर, मतलब पहले स्टूडेंट का, दूसरे का, तीसरे का, ऐसा डिटेल्स भरो बोलेंगे। फिर रोल नंबर एंटर कराएंगे, नेम एंटर करवाएंगे, मार्क्स एंटर करवाएंगे। फिर रिकॉर्ड में सबको कॉन्कैटिनेट कर देंगे कॉमा से सेपरेट करके, और लास्ट में एक \n हम लोग जो है ऐड करेंगे। फिर फाइल को हम लोग राइट करेंगे राइट मेथड से, ठीक है। फिर फाइल को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है, और इसमें हम लोग ये सब इनपुट दिए हुए हैं, और ये ऐसे हमारा सेव हो रहा है। If you carefully notice, we have created comma separated values in one student record while writing in file
So we can say that the file created by program 5.4 is in CSV format, or it is a delimited file where comma is the delimiter. तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो एंटर कर रहे हैं डेटा वो क्या कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, पर ये txt फाइल है। एक CSV फाइल होता है जिसमें हम लोग मतलब उसमें एक डिलीमिटर होता है, कॉमा होता है, इससे कॉमा होना ज़रूरी है वैल्यूज़ के बीच में, ठीक है। तो 5.4 देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 more स्टूडेंट्स डिटेल्स टू द फाइल क्रिएटेड इन प्रोग्राम 5.3। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि 5.3 में जो हम लोग का डेटा था, जो फाइल था उसमें डेटा ऐड कर रहे हैं, पर 2 स्टूडेंट्स का और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, बस 2 लिखा है फॉर लूप में, और इसको हम लोग खोले हैं अपेंड मोड में, ठीक है। और फिर फाइल को क्लोज कर दिए, बस वही चीज़ हुआ, ऐड हो गया 2 एंट्री हमारा। फिर प्रोग्राम 5.5 है, इसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द फाइल marks.dat created through the programs 5.3 and 5.4। तो इसमें हम लोग डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं हम लोग डेटा को। रीड लाइन फंक्शन को यूज़ करके हम लोग डेटा को रीड कर रहे हैं और उसके बाद में उसको प्रिंट करवा दे रहे हैं और फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। अब आता है फ्लश फंक्शन। When you write onto a file using any of the write functions, Python holds everything to write in the file in buffer and pushes it onto an actual file on storage device a later time. If, however, you want to force Python to write the contents of buffer onto storage, you can use flush function। तो क्या होता है, जब भी हम लोग write function यूज़ करते हैं तो पाइथन जो है उसको एक हर बार रोक के रखता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और अगर आप फोर्स करना चाहते हो पाइथन को कि भाई तुम अभी इस डेटा को एंटर करो, तो फ्लैश फंक्शन यूज़ करते हैं। पाइथन ऑटोमेटिकली फ्लैशेस द फाइल्स व्हेन क्लोजिंग देम, that is this function is implicitly called by the close function। यानी कि फ्लश तब काम करता है जब क्लोज फंक्शन कॉल हो जाए रहता है, यानी कि जब हम लोग फाइल को क्लोज करते हैं ना, तब फ्लश फंक्शन अपने से ही एनकाउंटर हो जाता है, ठीक है। पर कई बार आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में फ्लश करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश फंक्शन यूज़ करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 लाइंस को हम लोग राइट किए, तो ये अभी क्यू में है और ये लास्ट में होता, मतलब लास्ट में फ्लश होता, पर अभी आपको चाहिए कि अभी ही फ्लश हो जाए, तो ये वाला कमांड लिखेंगे। वैसे ही फिर 3-4 लाइन और लिख के फिर फ्लश किए, फिर क्लोज कर दिए, ठीक है। तो आप इसको कभी भी फ्लश कर सकते हो, यानी कि कभी भी राइट कर सकते हो। फिर रिमूविंग वाइट स्पेसेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, यानी कि हर वाइट स्पेस को रीड करने के बाद में हर वाइट स्पेस को हम लोग रिमूव करेंगे। द रीड एंड रीड लाइन फंक्शंस डिस्कस अबव read the data from file and return it in string form, and the readlines function return the entire file content in a list where each line is one item of the list। तो ये पहले पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, वही डेफिनेशंस टाइप का है। All these read functions also read the leading and trailing white spaces, that is spaces or tabs or new line characters। If you want to remove any of these trailing and leading white spaces, you can use strip functions, ठीक है। यहाँ पे strip function हम लोग यूज़ कर सकते हैं white spaces हटाने के लिए। Recall that strip removes the given character from both ends। strip से दोनों तरफ से जो कैरेक्टर दिए हैं वो हट जाता है। आर स्ट्रिप में राइट साइड से हटता है और एल स्ट्रिप से लेफ्ट साइड से हटता है, यानी कि लीडिंग और ट्रेलिंग कैरेक्टर्स हटते हैं।
To understand this, consider the following examples. Removing EOL यानी कि बैकस्लैश एन कैरेक्टर फ्रॉम द लाइन रीड फ्रॉम द फाइल, यानी कि अब हम लोग चाहते हैं कि जो लाइन हम लोगों ने रीड कर दी है उसमें से बैकस्लैश एन को हटाना है। तो फिर पहले हम लोग वो लाइन को रीड कर लेंगे और उसके बाद में उससे आर स्ट्रिप कर देंगे बैकस्लैश एन, यानी कि जो ट्रेलिंग बैकस्लैश एन है यानी एकदम एंड में राइट साइड में उसको हटाएंगे। रिमूविंग द लीडिंग वाइट स्पेसेस फ्रॉम द लाइन रीड फ्रॉम द फाइल, यानी कि शुरू के जो वाइट स्पेसेस है उसको हटाना है तो एल स्ट्रिप यूज कर देंगे। नाउ can you justify the output of the following code that works with the first line of the file poem.txt shown above, where first line containing leading 8 spaces followed by y and a backslash n in the end of the line? तो इसका आउटपुट क्या होगा? सिर्फ ये होगा WHY और क्वेश्चन मार्क। स्टेप्स टू प्रोसेस अ फाइल, ठीक है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है फाइल का, मतलब फाइल को प्रोसेस करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉलोइंग लाइंस लिस्ट द स्टेप्स that need to be followed in the order as mentioned below. The 5 steps to use files in your Python program are: determine the type of file usage, यानी कि किस टाइप से आप उसको यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा होगा कि आपका पर्पस क्या है, रीडिंग पर्पस के लिए कि राइटिंग पर्पस के लिए, तो आप उस तरीके से उस फाइल को ओपन करो, ठीक है। बस वैसे ही कुछ होगा यार, इतना पढ़ने का मन नहीं है मेरे को। ओपन द फाइल एंड असाइन इट्स रेफरेंस टू अ फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल, तो फाइल को आप ओपन करो और उसको किसी फाइल हैंडल पे असाइन कर दो, उसको रिफर कर दो, ठीक है। ये भी वही लिखा हुआ है। नाउ प्रोसेस एज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको जो भी काम करना है आप उसको कर लो अभी, ठीक है। फिर क्लोज द फाइल, अब फाइल को क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये 4 ही स्टेप थे, पर यहाँ पे 5 स्टेप्स क्यों लिखा था? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल पॉइंटर और इन फाइल हैंडलिंग। अब एक फाइल पॉइंटर नाम का एक चीज़ होता है फाइल हैंडलिंग में, ठीक है। एवरी फाइल मंडे सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल पॉइंटर इन फाइल हैंडलिंग, ठीक है। एक फाइल पॉइंटर नाम का चीज़ होता है फाइल हैंडलिंग में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। एवरी फाइल maintains a file pointer which tells the correct position in the file where राइटिंग और रीडिंग विल टेक प्लेस, ठीक है। तो एक फाइल पॉइंटर बताता है करंट पोजीशन जहाँ से आपको राइटिंग करना है या रीडिंग करना है। अ फाइल पॉइंटर इन दिस कंटेक्स्ट वर्क्स लाइक अ बुक मार्क इन अ बुक, तो जैसे एक बुक में हम लोग बुक मार्क लगाते हैं, ठीक है, कि हम लोगों को अभी इसके बाद से लिखना है या इसके बाद से पढ़ना है। Whenever you read something from the file or write onto it, then these two things happen involving file pointer. तो जब भी हम लोग रीड या राइट करते हैं तो कुछ चीज़ें होती है फाइल पॉइंटर के साथ में। This operation takes place at the position of file pointer and file pointer advances by the specified number of bytes. तो जो भी ऑपरेशन होता है ना वो फाइल पॉइंटर के इस पोजीशन के आगे ही होता है, और फाइल पॉइंटर के बाद मतलब फाइल पॉइंटर जो है उसका कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट रहता है, यानी कि अभी जैसे 30 है तो वो 30th पोजीशन में अभी पॉइंट कर रहा है। इलस्ट्रेशन है ये कि फाइल पॉइंटर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइल को ओपन कर लिए, फिर बोला कि 1 बाइट रीड कर दो। तो सबसे पहले शुरू में जब ये वाला हम लोग का कमांड चला तब पॉइंटर यहाँ पे था, यानी कि 0 पे था, ठीक है। फिर एक लाइन रीड करने बोला तो इसको रीड कर दिया। अब उसके बाद में एक ऐड कर दिया और यहाँ पे अभी पॉइंटर है। अब इसके बाद में बोल रहा है कि 2 बाइट्स और रीड कर दो,
तो वो ये वाला और ये वाला बाइट को रीड कर लिया और उसके बाद में नेक्स्ट वाले बाइट में चल दिया, हालांकि उसको रीड नहीं किया पर वहाँ पे अभी है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल पॉइंटर काम करता है। अब आता है फाइल मोड्स एंड ओपनिंग पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर। The position of a file pointer is governed by the file mode it is opened in. Following table lists the opening position of a file pointer as per file mode. तो डिफरेंट फाइल मोड्स में जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन है वो अलग अलग होती है। आर बी या आर प्लस, आर बी प्लस या आर प्लस बी, इसमें शुरू में होता है फाइल पॉइंटर। डब्ल्यू बी, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू बी प्लस, डब्ल्यू प्लस बी, इसमें भी शुरू में ही होता है, पर ये जो है ओवरराइट कर देता है डेटा को फाइल के अंदर का। फिर ए बी, ए प्लस बी, ए बी प्लस और ए प्लस बी, इसमें क्या होता है, ये एकदम लास्ट में जाता है। ठीक है, बस मतलब बोले तो अपेंड मोड और अपेंड से रिलेटेड जितने भी मोड है हमारे, उसमें एंडिंग से स्टार्ट होता है, यानी कि एंडिंग में हमारा फाइल पॉइंटर होता है और बाकी सब में शुरुआत में होता है। ठीक है, तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।